हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग आपके आने वाले एग्जामिनेशन महाजन को असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा सेकंड नंबर ऑफ सेशन है, इसके पहले का भी सेशन हमने एक दिन पहले अपलोड करा दिया था। ठीक है, उसमें भी हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, अब देखिए मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस हमने इसलिए लेके आए गाइस क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपने देखा होगा रिसेंटली जो महाट्रांसको का एग्जामिनेशन हुआ था, 50 क्वेश्चन जो पूछे गए थे। ठीक है, अलग अलग वेराइटी ऑफ टॉपिक से उन्होंने पूछे थे, जहां से काफी सारे एस्पिरेंट जो है आई रूल्स 1956 को भी प्रिपेयर नहीं किया था, वहां से भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। ठीक है, इसलिए हमने सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज ना जाते हुए हमने मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज को शुरुआत किया है। इससे क्या होगा कि आपको मल्टीपल टॉपिक जो है आपको प्रिपरेशन हो जाएगा साथ ही साथ। ठीक है, और मल्टीपल क्वेश्चंस के आपकी प्रैक्टिस भी होते जाएंगे विद इंपॉर्टेंट यूजफुल टेबल्स एंड चार्ट्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है गाइस। आज के सेशन में जो है पर्टिकुलरली 5 ऑप्शंस जो है, ठीक है, 5 ऑप्शंस को लेके ही हम लोग आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें प्रीवियस सेशन का आंसर डिस्कस करना पड़ेगा। जो हमने प्रीवियस सेशन, जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था, ठीक है, महाजनको, पर्टिकुलरली हमने महाजनको के लिए ये सीरीज शुरू की है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महाजनको के सेशन के लिए, आपको एग्जामिनेशन के लिए आपको देखना होगा, या आप हर एक एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो PGCL हो, चाहे आपके कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसके लिए भी आप रेफर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है 1 by 1 सेशन को देखने वाला। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB विल बी व्हाट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। अभी मैं इसका जो 5 एस्पिरेंट्स है उनके नाम में मैं मेंशन कर देता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन भी मेंशन करा देता हूँ। वो 5 एस्पिरेंट्स है जिन्होंने सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है, वो है सचिन, प्रशांत, R2, वनश्री एंड गवी सिद्धेश। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, आप ऐसे 5 एस्पिरेंट्स हो जिन्होंने इसको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। ठीक है, अब देखिए गाइस, मैं मेंशन कर देता हूँ कैपेसिटेंस। अब मैं आपको काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है वो बेसिक से फंडामेंटल क्वेश्चंस को भी दिक्कत जाती है उनको सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं एक्सप्लेन करा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज में एडअप करते हैं, ठीक है, अगर आपको ये फंडामेंटल पता है तो डायरेक्टली आप स्किप करके आप क्वेश्चन को भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरीके से सुन ले लगे। ठीक है, ये होता है R1 और ये होता है R2। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमारे पास में रेजिस्टेंस ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है, अगर ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, R1 प्लस R2, करेक्ट है, और ये है गया R1 और ये हमारा R2। अगर पैरेलल में निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसी तरीके से आपको जो फंडामेंटल लगे, इसी कैपेसिटेंस का जब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हो तब आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन उसमें क्या आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी हमारा सीरीज में कनेक्टेड होता है कैपेसिटेंसेस, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, सीरीज में कनेक्टेड होता है, ये मान लो C1 है और ये C2, C1 और C2, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये बात है आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, जिस तरीके से रेजिस्टेंस का पैरेलल में निकलता है, ठीक है, उस तरीके से वो सीरीज में रहता है। अगर कैपेसिटेंस मान लो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसका सिंपली जो कैपेसिटेंस एडअप हो जाता है C1 प्लस C2। अब देखिएगा इस ब्रिज को, ये हमारा ब्रिज ही हो जाएगा। इसको अगर हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से आता है, देखिएगा इस। ओके, अब देखिएगा इस पॉइंट से हम लोग इसको स्ट्रेच करते हैं। अभी बिटवीन A और B के बीच में बोला है हमें, ओके, बिटवीन A और B के बीच में बोला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोड A। समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है इन्हीं सारे बेसिक फंडामेंटल जो क्वेश्चन है तो उसमें गलतियां करके आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से भी रीड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये हमारा बैलेंस ब्रिज बन जाता है। ये मान लो ये टर्मिनल हो गया, ये हो गया हमारा B टर्मिनल। ओके, इसको आप सॉल्व करते समय आप देख सकते हो कि सारे कैपेसिटेंसेस के जो वैल्यू है वो इक्वल होने के कारण यहाँ पे जो सेंट्रल कैपेसिटेंस है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास में जो कैपेसिटेंस आएंगे कुछ इस तरीके से कनेक्टेड आएंगे। ठीक है, ओके, इस तरीके से हमारे पास में कनेक्टेड आएगा। ओके, इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे भी हमारे पास 0.1 है, यहाँ पे भी 0.1 है, यहाँ पे भी 0.1 है। तो इसका इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस रहेगा वो भी हमारा सिर्फ 0.1 माइक्रोफैरेड ही रहेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए क्योंकि क्या होगा कि ये इसको अगर हम लोग निकालते तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 0.1, ठीक है, ये अगर एडअप कर देते हैं हमारे ये सेम कॉम्बिनेशन के साथ में, तो इसका इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस रहेगा वो सिर्फ 0.1 माइक्रोफैरेड रहेगा। काफ़ी सिंपल सा फंडामेंटल है, फिर भी मैंने डिटेल में एक बार बेसिक से बता दिया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते थे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, वाटर फॉर अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ रिजर्वायर विद अ हेड ऑफ 100 मीटर्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड पर आवर पर cubic meter of water if the hydroelectric efficiency is 0.8586 and electrical efficiency is 0.92.
ठीक है, एग्जामिनेशन में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है गाइस। अभी हमारे पास में जो मल्टीपल लोड शेयरिंग जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ट्रांसफर में, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाले टाइम टू टाइम सेशंस पे, उसकी चिंता मत कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया। सबसे पहले तो कैलकुलेट क्या करना ये हमें पता होना चाहिए। कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड पर आवर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। ठीक है, मेंशन गिवन क्वांटिटीज कौन सी है, रिजर्वायर का हेड कितना है हमारे पास में 100 मीटर्स का है। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं फिर से आपको ये जो क्वेश्चन है ना रिकॉल कर देता हूँ गाइस। होता क्या है, आपको जो है मल्टीपल क्वेश्चन जो है जनरेशन इस टॉपिक से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लाइक वो इकोनॉमाइजर किसके लिए यूज होता है वो तो हम लोग डेफिनेटली प्रिपेयर कर ही लेंगे। ठीक है, आई होप वो भी आप कंसिडर कर रहे हो आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछेगा, वाटर फॉर अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ रिजर्वायर विद अ हेड। हेड एक बार आपको मेंशन किया गया गिवन क्वांटिटीज में। ठीक है, उसका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बताया गया और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी बताया गया। अभी हमारे पास में जो वेट ऑफ वाटर अवेलेबल, ठीक है, पर सेकंड, ये हमें सबसे पहले निकालना रहता है। उसके बाद में जो है हम लोग जितना पावर प्रोड्यूस कर पाएंगे वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वेट ऑफ वाटर अवेलेबल पर सेकंड को हम लोग निकालेंगे, W इज इक्वल टू Q इंटू 1000 इंटू 0.98 इंटू 9.81 मल्टीप्लाइड बाय और इक्वल्स टू, देखिए सिंपल है, Q इंटू 1000 इंटू 9.81 सिंपल है। ठीक है, तो Q का जो वैल्यू है वो हमारे पास में Q इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, राइट। इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास में W का वैल्यू जाता है तो वो आ जाता है 9810 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में W का वैल्यू, राइट। तो हमारे पास में जो पावर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे इट विल बी इक्वल्स टू W इंटू H इंटू ओवरऑल इफिशियंसी। ठीक है, वो कितना हो जाएगा 9810 मल्टीप्लाइड बाय हेड कितना है हमारे पास में 100 है, 100 मीटर्स का हेड है 100। ओवरऑल एफिशिएंसी किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, देखिए ओवरऑल एफिशिएंसी होती है हमारे पास में जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है 0.86 मल्टीप्लाइड बाय 0.92। ठीक है, 0.86 मल्टीप्लाइड बाय 0.92। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास में 0.79। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगा 775 इंटू 10⁻3। ठीक है, जिसका वैल्यू आता है 775 किलोवाट्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, पर आवर। ठीक है, पर आवर बोला गया है, ठीक है, इसलिए KWH में आएगा। ठीक है, इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वैल्यू होगा। ठीक है, डोंट कंसिडर, मैंने डायरेक्टली आंसर मेंशन करा दिया था। ठीक है, पर आवर बोला गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है एग्जामिनेशन में, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमारे पास हो जाती है। पर आवर, पर हाफ आवर लिख सकता है। ठीक है, 0.5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर 2 आवर, ऐसे ऑप्शन रह सकते हैं। और होता क्या है, जो हम लोग आंसर सबसे पहले निकाले, जैसे हमने एनर्जी निकाला, ठीक है, अगर हम लोग उसको टाइम से किलोवाट निकाला, अगर हम लोग उसको टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे पास में एनर्जी नहीं आएगा। ठीक है, काफ़ी कबार ऐसे गलतियाँ हो जाती है और हम लोग डायरेक्टली वही आंसर मार्क करके आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन में किलोवाट आवर भी लिख के आ जाता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, मैं मेंशन कर देता हूँ, छोटी से छोटी चीज़ें मैं मेंशन कर देता हूँ। देखिए ऑप्शन आपके पास A, B, C, D। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन खत्म हो जाती है आपकी और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में रहता है हमारे पास ऑप्शन ई। ठीक है, ये मान लो आपका जहाँ पे आप एग्जामिनेशन दे रहे हो ना, ठीक है, ये मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका मॉनिटर। ओके, अब देखिएगा, ये तो हमने क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पे पढ़ लिया। यहाँ पे ऑप्शन में क्या रहता है, ठीक है, 775 किलोवाट। ठीक है, 7 से जो भी हमारे पास है ऑप्शन में 675 किलोवाट आवर। ठीक है, 575 किलोवाट। ठीक है, 775 किलोवाट। ठीक है, जो भी मतलब नेक्स्ट ऑप्शन 525। लास्ट ऑप्शन क्या रहता है 775 किलोवाट आवर। ये ऑप्शन करेक्ट रहता है। आपने आंसर तो निकाल लिया फटाक से, लेकिन आपने आंसर क्या गलत मार्क कर दिया, ऑप्शन ए। ठीक है, आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे ऑप्शन छुपा रहता है। ठीक है, तो ये गलतियाँ इंटेंशनली जो है आपके से गलतियाँ हो सके इसलिए इस तरीके से क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सारे ऑप्शंस एक बार देख लेना है और थोड़ा सा पेशेंटली होकर आपको आंसर मार्क करना है, क्योंकि सिली मिस्टेक से कारण आप 2 से लेकर 2.5 मार्क आप लूज कर लेते हो। तो ये गलती आपसे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखिए सिंपल है।
इन अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ सर्किट ब्रेकर द फॉलोइंग रीडिंग्स वेर ऑब्टेन इन ऑन अ सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की गई सर्किट ब्रेकर के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आए। तो जो टाइम आया हमारे पास टू रीच पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज वो आया हमारे पास 50 माइक्रोसेकंड्स का, और पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आया हमारे पास 100 किलो वोल्ट का। तो हमें RRRV, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए एवरेज RRRV का फॉर्मूला क्या होता है, पीक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। आई विल मेंशन हियर, पीक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। आपके नोट्स भी आप खुद बनाते हुए चलिएगा गाइस। पीक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिवाइड बाय टाइम टू रीच पीक वैल्यू। राइट, तो पीक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कितना है हमारे पास में 100 किलो वोल्ट डिवाइड बाय टाइम टू रीच पीक वैल्यू कितना है हमारे पास 50 माइक्रोसेकंड। 15 × 10⁻⁶ करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास में जो इसका वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास 2 किलो वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए माइक्रोसेकंड है, ठीक है, माइक्रो मतलब क्या होता है, डिवाइड में अगर हमारे पास 10⁻⁻6 है, जब पे न्यूमरेटर में चला जाता है तो 10⁻+6 हो जाता है। ठीक है, तो +6 हुआ तो उसका मतलब क्या रहेगा, ठीक है, 2 × 10⁻6 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट पर सेकंड। के भी हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, काफी सिंपल से कैलकुलेशन होता है। ओके, अब देखिए क्या किलो मतलब क्या है, 10⁻3। ओके, और यहाँ पे जो माइक्रो था यहाँ पे -6 था। अगर हमने यहाँ पे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 10⁻, यहाँ पे +6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो है इसलिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया पर्टिकुलरली। ओके, तो जो ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे के चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे वोल्ट सेकंड ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसका यूनिट क्या रहेगा, ये रहेगा हमारे पास किलो वोल्ट पर सेकंड। ओके, ये फंडामेंटल करेक्शन था यहाँ पे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारे पास अभी हमने जस्ट चेक किया तो दोनों भी ऑप्शन सेम है। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर है, इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। नॉट बेस्ड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछ जाएंगे एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राइट, बोला क्या गया अभी, फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेकिंग कैपेसिटी इज वेरी लार्ज, करेक्ट है। ठीक है, ये नॉट फीचर है क्या, नॉट नहीं, ये ब्रेकिंग कैपेसिटी जो रहती है ये जो काफ़ी लार्ज रहती है सर्किट ब्रेकर की, दैट मीन ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ये फीचर है। नॉट बोला गया मतलब ऐसा कौन सा फीचर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास में इट परफॉर्म्स बोथ डिटेक्शन एंड इंटरप्शन फंक्शन। देखिए गाइस यहाँ पे गलतियां हो जाती है। ओके, हम लोग क्या होता है सर्किट ब्रेकर में ये ऑप्शन काफ़ी कबार एस्पिरेंट में मैंने देखा जिनके पेपर्स हमने एनालाइज किए, उन्होंने ये भी ऑप्शन करेक्ट मार्कर किया। परफॉर्म बोला गया यो डिटेक्शन, वो मान लो कि अगर फॉल्ट होता है कहीं पे, ठीक है, वो डिटेक्ट करने का और उसको इंटरप्ट करने का काम दोनों सर्किट ब्रेकर करते हैं क्या, नहीं गाइस। ठीक है, जो डिटेक्शन का काम होता है वो किसका रहता है, वो रहता है हमारा रिले का। रिले सेंस करता है सिग्नल को, शॉर्ट सर्किट जहाँ पे भी हमारे पास एबनॉर्मलिटीज होती है, और वो सिग्नल देता है सर्किट ब्रेकर को जो इंटरप्ट का काम करता है, इंटरप्शन करने का। तो ये डिटेक्शन नहीं करता, हालांकि इंटरप्शन कर लेता है। ठीक है, इट डज नॉट डू द डिटेक्शन बट इट इंटरप्ट्स द हाई शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, इट परफॉर्म्स वो डिटेक्शन एंड इंटरप्शन फंक्शन हमारा फीचर नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल है, फिर भी मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट मेंशन कर देता हूँ। नो रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड आफ्टर ईच ऑपरेशन। ठीक है, हर एक ऑपरेशन के बाद कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं रहती। जैसे हमारे पास फ्यूज में रिप्लेसमेंट कराना रहता है, ठीक है, उसका कार्ट्रिज हर एक बार मान लो ब्लो आउट होने के बाद में, तो उस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती सर्किट ब्रेकर में। हम लोग रिपीटेडली इसको यूज कर सकते हैं टिल सर्टन एक्सटेंट। मेक और ब्रेक सर्किट इधर मैन्युअली और बाय रिमोट अंडर नॉर्मल कंडीशन, करेक्ट है। हम लोग नॉर्मली जनरली क्या मैनुअली उसको जो है और ऑटोमेटिकली भी हम लोग उसको सर्किट को मेक और ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सर्किट को क्लोज या फिर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और बाय रिमोट कंट्रोल अंडर नॉर्मल कंडीशन। ओके, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में एक छोटा सा टेबल है जहाँ पे हम लोग फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में एक डिफरेंस जान लेते हैं। फ्यूज में क्या बोला गया, इट परफॉर्म्स बोथ डिटेक्शन एंड इंटरप्शन फंक्शन। सर्किट ब्रेकर जो है, ठीक है, वो सिर्फ इंटरप्शन ही करता है। द डिटेक्शन ऑफ अ फॉल्ट इज मेड बाय रिले सिस्टम। ऑपरेशन का है इनहेरेंटली कंप्लीटली ऑटोमेटिक। इट रिक्वायर्स एलोबरेटिव इक्विपमेंट दैट इज रिलेज फॉर ऑटोमेटिक एक्शन। ठीक है, ब्रेकिंग कैपेसिटीज फ्यूजेस की स्मॉल रहती है, इसकी काफ़ी लार्ज रहती है। ऑपरेटिंग टाइम में काफ़ी कम है, 0.002 सेकंड्स। और अगर हम लोग सर्किट ब्रेकर की बात करें तो 0.1 से लेके 0.2 सेकंड इसका ऑपरेटिंग टाइम रहता है। रिप्लेसमेंट है, हर बार फ्यूज को रिप्लेस करना रहता है। सर्किट ब्रेकर में ऐसा कोई भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है।
ओके गाइस, बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 12 1 ohm रेजिस्टेंस आर यूज्ड एज अ एज टू फॉर्म अ क्यूब, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब इज। ठीक है, हमने क्वेश्चन प्रीवियसली भी कवर करा है, इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मेंशन किया गया, मैं डायरेक्टली मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, 12 ऐसे रेजिस्टेंस है जिसको हमने क्यूब फॉर्म किया। ठीक है, ये होता है हमारा क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूब। तो हर एक लेग में अब देख सकते हो ऐसे 12 लेग्स में हमने 12 रेजिस्टेंस है, हर एक का वैल्यू जो है मेंशन किया गया 1 ओम्स का ये। ठीक है, अब मेंशन किया गया है रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब इज। ठीक है, ये हमारा एक डायगोनली अपोजिट कॉर्नर हो गया और दूसरा डायगोनली अपोजिट ये कॉर्नर हो गया। ओके, इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस रहेगा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग मेथड्स भी है गाइस, काफी सिंपल है, मैं मेंशन कर देता हूँ। देखिएगा अगर हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि एक करंट जो हो रहा है, यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 3 अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे एक करंट फ्लो होगा, एक यहाँ पे करंट फ्लो होगा और एक दूसरा यहाँ पे करंट, तीसरा यहाँ पे करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये मान लो एक टोटल करंट आई है, तो यहाँ से हमारा करंट जाएगा I/3। अब क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है तो यहाँ से भी करंट हमारा I/3 जाएगा और यहाँ से भी हमारा करंट I/3 ही जाएगा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आके फिर से सम अप हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो इसका जो नोटेशन है आप देख सकते हो, यहाँ से एक करंट का, यहाँ से I/3, यहाँ से I/3। ठीक है, तो हर एक लेग में यहाँ पे जो करंट सम अप होगा, ठीक है, वो सेम ही करंट रहने वाला है। अगर हम लोग इसका वोल्टेज निकालते VAB, तो वो क्या हो जाएगा हमारा I/3 इंटू 1 प्लस I/6। ठीक है, ठीक है, VAB के अक्रॉस में हम लोग निकाल लेते तो ठीक है, इस तरीके से प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस I/3 इंटू 1। इसको अगर आप कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हो तो हमारे पास में जो R इक्विवेलेंट रहेगा वो कितना रहेगा, VAB डिवाइड बाय टोटल है। तो VAB कितना है हमारा, इसका जो टोटल सॉल्व करते हैं हम लोग तो 5/6 ओम्स हमारा इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। यहाँ से भी अगर आपको दिक्कत जा रही होगी गाइस, ठीक है, तो भी मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस 1 ओम्स के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पोटेंशियल पे जो अल्फा पोटेंशियल है, ये अल्फा पोटेंशियल पे यहाँ पे पोटेंशियल हमारा 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल इक्वल रहेगा, जो भी हमारे पास पोटेंशियल रहेगा। ये अल्फा आप देख रहे हो ग्रीन कलर में जो हाईलाइटेड है। ठीक है, इस अल्फा पे जो डॉटेड लाइन से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये अल्फा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे और इधर। ठीक है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज पोटेंशियल इक्वल रहेगा। सिमिलरली हमारे पास बीटा के पास में भी है, ये पोटेंशियल इक्वल रहेगा। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये A, B और C ये 3 लेग हो गए रेजिस्टेंस के। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है D, E, F, G, H, I ये भी हमारे पास में सारे पैरेलल में रहेंगे। ठीक है, ये 1/6 ओम्स का हो जाएगा और यहाँ पे जो 3 लेग्स रहेंगे इस तरीके से ये भी हमारे पैरेलल में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको डिकोड कर सकते हैं। अब देखिए ये समझाने के लिए हमने क्वेश्चन जो है इसलिए मेंशन किया ताकि आपको इसके कारण कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सको। ठीक है, आपको अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस की मैं आपको डील करा सकूँ, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को लिया है। सो दैट होता है कि एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन फंडामेंटल एक ही क्वेश्चन अगर आप पूछा जाता है तो आपको वो आना चाहिए। हालांकि अभी प्रीवियसली इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसको में कि 2 रेजिस्टेंस है और एक थर्ड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास में वोल्टेज अराउंड कुछ 24 वोल्ट वगैरह था। ठीक है, तो ये थर्ड रेजिस्टेंस हमें निकालना होगा R। ये तो हम लोग काफ़ी आसान है। ठीक है, अगर हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को डील कर लेते तो ये जो फंडामेंटल क्वेश्चन है हम लोग काफ़ी आसानी से निकाल लेते। ठीक है, ये वर्ड ऑफ माउथ हो जाते, मान लो कि आप सिंपली देखते बराबर ही एक बार ड्रॉ करते इसको रिजॉल्व कर लेते हो। ठीक है, और उसमें आपका टाइम भी बच जाता है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके, अब देखिएगा, हाँ एक चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ, इस केस में हमें क्या पूछा गया था, रेजिस्टेंस जो है इस डायगोनल बिटवीन ए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में पूछा गया था। ठीक है, तो अब देखिएगा वो क्या होता है, वो होता है 5/6 टाइम्स ऑफ R। लेकिन अगर आपको डायगोनल ऑफ द फेस बोला गया, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से लेके अगर आपको यहाँ तक ही पूछा गया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये डायगोनल ऑफ द फेस, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा गाइस 3/4 R। ये वैल्यू ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको एडजेसेंट बोला गया, लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन। ठीक है, अब देखिए एडजेसेंट मतलब मान लो इस दोनों के बीच में, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस रहेगा, तो वो कितना हो जाएगा 7/12 R। ये वैल्यूज आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बन सकता है। ठीक है, ये भी एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने देख लिया कि ऐसा डायगोनल है तो मैं 5/6 R आता है करके। अगर फेस है, ठीक है, फेस मतलब ये मान लो ऊपर का जो सरफेस है, ठीक है,
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा हमारे पास 3/4 आर। ठीक है, इसका सिर्फ जो साइड रहते हैं यहाँ से हमारा 7/12 आर रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ पे नीचे तक जो हमारा डायगोनल रहता है अपोजिट, वो रहेगा हमारा 5/6 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अ कॉपर वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 10 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 pieces are joined in a series and then 5 such combinations are joined in a parallel, the new combination will have a resistance of। देखिए बोला क्या गया, कॉपर वायर रेजिस्टेंस उसका आर है, उसको हमने 10 पार्ट में इक्वल लेंथ में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस था वो आर था। ठीक है, हमने 10 पार्ट में उसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसका हर एक पीस का यहाँ से यहाँ तक का जो पीस है इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/10। सिमिलर रहेगा ये सारे। ठीक है, अब 2 पीसेज जो हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ऐसे जो 2 पीसेज है इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ओके, और उस तरीके से क्या बोला गया, एंड देन 5 सच कॉम्बिनेशंस आर जॉइंट इन अ पैरेलल। ऐसे ही सेम कॉम्बिनेशन जो है 5 बार ऐसे कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। अब देखिए ये जो है ये हमारे पास R/10 है और ये हमारा R/10 है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा। ठीक है, वो रहेगा हमारे पास 2 × R/10। ठीक है, तो ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा R/5, ये सिमिलरली R/5 हो जाएगा, ये सिमिलरली R/5 R/5। ठीक है, R/5। ठीक है, ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब आपको पता है कि अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्टेड है जिनका वैल्यू सेम है, ठीक है, तो हम लोग जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उससे हम लोग सीधा सीधा डिवाइड कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास में 5 ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इक्विवेलेंट निकालते हैं जिसका वैल्यू R/5। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो R/5 × 5, इसका आंसर क्या आ जाएगा R/25। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा गाइस। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग सिस्टम फॉर अ स्मॉल सबस्टेशन। स्मॉल सबस्टेशन के लिए मैक्सिमम परमिसिबल रेजिस्टेंस कितना होता है अर्थिंग सिस्टम का, वो होता है 2 ohms का। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आप ध्यान में लीजिएगा, यहाँ पे लार्ज पावर स्टेशन है, मेजर सबस्टेशन, स्मॉल सबस्टेशन, ठीक है, और बाकी सारे एरियाज प्लस अर्थ कंटिन्यूटी के जो रहते हैं इंस्टॉलेशन में, उसकी मैक्सिमम परमिसिबल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना रहता है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बनता है ये क्वेश्चन, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन मैंने इसके पहले भी कवर कराया था और अब एक बार फिर से कवर करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने अभी ट्रांसको के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था वो गलत करके आए थे। दिखेगा, अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल 1 किलोमीटर लॉन्ग इज 1 मेगा ओम्स, इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर 2 मीटर इज व्हाट। ठीक है, 2 मीटर के लिए वैल्यू पूछी गई है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया था जहाँ पे आपकी लेंथ जो थी 5 आई गेस वो 5 किलोमीटर का था, ध्यान में रख लीजिए, लेकिन सेम पैटर्न का अप्रोच करना है। इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जो फॉर्मूला है उससे आप मत कीजिएगा। जैसे कि मान लो एक 1 किलोमीटर का है रेजिस्टेंस है, लेंथ है, तो उसका आपने 1 मेगा ओम्स का वैल्यू निकाल लिया और 5 है तो उसको हम लोग डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, गलत हो जाएगा सिंपली। ठीक है, और वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में रहता है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है ध्यान में रख लीजिएगा, R = ρ 2πL मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ R2/R1। ये सेम 2-3 दिन पहले भी मैंने कवर किया था। अब देखिए R2 क्या है, ये होता है हमारा रेडियस ऑफ द केबल, ये रेडियस ऑफ द केबल, एंड R1 का वैल्यू क्या होता है, ये रेडियस ऑफ द कोर कंडक्टर, रेडियस ऑफ द कोर कंडक्टर। ओके, अब देखिए, और ये L होता है लेंथ। इसके हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, दैट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/लेंथ। जितना हमारा लेंथ बढ़ेगा उतना हमारा रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। फर्स्ट लेंथ जो थी हमारे L1 का वैल्यू कितना था, वो था हमारे पास में 1000 मीटर्स का। ठीक है, R1 का जो वैल्यू था वो था हमारे पास में 1 मेगा ओम्स का। ठीक है, L2 का जो वैल्यू था वो था हमारा 2 मीटर्स का, राइट। ठीक है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू क्या है, L2/L1, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो 1/R2 विल बी इक्वल्स टू 2/1000। इससे हमारा जो R2 का वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारे पास में 500 मेगा ओम। ठीक है,
ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है गाइस, गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी। आप देख सकते हो सिर्फ 2 मीटर के लिए हमारे पास में इंसुलेशन रेजिस्टेंस आया 500 मेगा ओम्स। अब देखिएगा ये तो हमने टॉपिक पढ़ लिया। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि स्टेटमेंट मेंशन किए गए थे कि आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में, इसकी परमिटिविटी और उसका रेजिस्टेंस क्या किस तरीके से रिलेशन रहता है, तो वो भी एक बार टॉपिक है। अगर आपने एग्जामिनेशन दिया होगा तो आपको पता होगा, तो वो भी एक बार टॉपिक आपको पढ़ लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट पर्टिकुलरली आपको सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जाएंगे, लेकिन जो जो हम लोग टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल हैज़ अ हाइस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू इसमें से कौन से कोल में, हमारे पास में अलग अलग टाइप्स रहते हैं, ठीक है। सब बिटुमिनस, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, ठीक है। तो एंथ्रेसाइट कोल की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू रहती है, ओके। एंथ्रेसाइट की वैल्यू अगर हम लोग बात की जाए तो इसमें न्यूमेरिक, दैट मीन्स नंबर के फॉर्म में भी बन सकता है, ठीक है। तो उसमें जो है वैल्यू आते हैं 85 से लेके हमारे पास में हम लोग कह सकते हैं 97% तक उसमें कार्बन कंटेंट रहता है, और उसमें सबसे ज़्यादा हीटिंग वैल्यू भी रहती है, हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू रहती है एंथ्रेसाइट में, ओके। उसके बाद में हम लोग बिटुमिनस की बात करते हैं, तो ये वैल्यूज़ आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, डेफिनेटली पूछ जा सकते हैं। उसमें रहते हैं 45% से लेके हम लोग कह सकते हैं 86% कार्बन वैल्यूज रहती है, ठीक है। सब बिटुमिनस की अगर हम लोग बात की जाए, सब बिटुमिनस में हमारे पास में लेके 35 से लेके हमारे पास रहता है 45% कार्बन का वैल्यू, राइट। और सबसे लीस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे जो चीपेस्ट हम लोग कोल कहते हैं वो है हमारा लिग्नाइट, ठीक है, जिसमें हमारे पास 25% से लेके 35% कार्बन वैल्यूज रहती है, ठीक है। तो ये आप सारे वैल्यूज ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपको लोएस्ट और हाईएस्ट पूछा गया तो आपको आना चाहिए, ठीक है। एंथ्रेसाइट कोल इज अ वेरी हाई कैलोरीफिक कोल वैल्यू। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एन अल्टरनेटर इज सप्लाइंग अ लोड ऑफ 400 किलोवाट एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग। इफ द पावर फैक्टर इज रेज्ड टू यूनिटी, हाउ मेनी मोर किलोवाट्स कैन अल्टरनेटर सप्लाई फॉर द सेम केवीए लोडिंग। अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप इसको विदाउट पेन पेपर इसका आंसर मार्क कर सकते हो, जो कि हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ई। देखिए मैं समझा देता हूँ फिर भी मैं, देखिए ये हो गया हमारे पास पावर ट्रायंगल, ओके। ये होता है हमारे पास अपैरेंट पावर एस, ये होता है हमारे पास रियल पावर पी, ठीक है। ये होता है हमारे पास रियल पावर पी, और ये होता है हमारे पास रिएक्टिव पावर क्यू। ये होता है हमारा इंपेडेंस फेज एंगल, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, राइट। तो हमारे पास में जो रेटिंग होती है अल्टरनेटर की, वो हम लोग किस में मेजर करते हैं गाइस, वो हमारा केवीए में रहता है, ठीक है। ये तो बात आपको पता ही होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो केवीए रहता है अपैरेंट पावर एस, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस इज इक्वल्स टू एक्टिव पावर डिवाइड बाय कॉस ऑफ फाई, ठीक है। तो एक्टिव पावर कितना है हमारे पास में 400 किलोवाट है, पावर फैक्टर हमारे पास 0.8। इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 500 kVA। अब सिंपल है, 500 kVA है तो हमारे पास में अगर पावर फैक्टर यूनिटी कर दिया हमने, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग 1 करते थे, हमारा किलोवाट कितना आ जाएगा 500 किलोवाट, राइट, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 किलोवाट। अब हमारे पास में इनिशियली कितना था, वो 400 किलोवाट का हमारे पास रेटिंग था। अगर हमने पावर फैक्टर 1 कर दिया तो हमारे पास डिफरेंस कितना आया 500 माइनस 400, ठीक है, वो है हमारे पास 100 किलोवाट का, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हुए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द करंट चॉपिंग टेंडेंसी इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग SF6 गैस, ठीक है। SF इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं उसको, SF6 गैस एट रिलेटिवली, ठीक है। जो करंट चॉपिंग टेंडेंसी रहती है, ठीक है, वो लो प्रेशर लो विस्कोसिटी पे रिड्यूस की जाती है, मिनिमाइज की जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ये जो करंट चॉपिंग फिनोमेना हम लोग बात करते हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये आता है हमारे पास वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम VAC, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ओके। ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में पाया जाता है, और एयर ब्लास्ट में, एयर ब्लास्ट में भी पाया जाता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, एग्जामिनेशन कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये कहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, ये यहाँ पे दोनों जगह पाया जाता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। लेकिन अगर आपको पूछा गया कि क्या ये करंट चॉपिंग फिनोमेना ऑयल सर्किट ब्रेकर में होता है क्या, नहीं गाइस, ठीक है, ये ऑयल सर्किट ब्रेकर में ये नहीं होता है। तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। फंडामेंटल जो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन आपके क्वेश्चन के साथ आपको चीज़ें बताता हूँ, वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन जाते हैं, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना होगा, ओके। और अगर आपको हमारे सेशन समझ में आ रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, काफ़ी वैल्यूएबल सेशंस में आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ, ठीक है। जो करंट चॉपिंग ये रहता है जनरली प्रिडोमिनेंट रहता है जब हमारा स्विचिंग रहता है वो वाया यूजिंग शंट रिएक्टर या फिर हम लोग अनलोडेड ट्रांसफार्मर रहता है, उसके कारण
भी वो प्रिडोमिनेंट रहता है उस केस में। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने जो अभी महाट्रांसको की एग्जामिनेशन हुई थी वहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो मेजर लैग किया था वो था हमारा नॉन टेक्निकल में। ठीक है, नॉन टेक्निकल में उनको जो स्पीड है उनकी काफ़ी लो हो चुकी थी और उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन आते हुए भी अटेम्प्ट नहीं किए थे। इसलिए हम लोग आपको मैं रिकमेंड कराता हूँ गाइस, हमने रिसेंटली इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड का कोर्स हमने रिलीज करा के रखा है। ठीक है, जिसके अंदर आपको 50 टॉपिक वाइज जो आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे आपको नॉन टेक्निकल में, एप्टीट्यूड में पर्टिकुलरली परसेंटेज हो गया, पार्टनरशिप। ठीक है, या फिर हमने डीआई भी एडअप करने वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लोग एडअप करेंगे जिससे दैट आपकी प्रिपरेशन हो सके, और साथ ही साथ आपको 10 सेट ऑफ इंग्लिश। अब देखिए 15 तो आपके टॉपिक वाइज ही सेशन हो गया एप्टीट्यूड के, इसी के साथ जो 10 है मिक्स्ड सेट ऑफ क्वांट्स के सेशन है, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएंगे, और 10 सेट ऑफ इंग्लिश सेशन भी जल्दी से जल्दी अपलोड हो गए। सबसे पहले तो मैं फोकस करना चाहूँगा कि आप क्वांट्स को प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, इसके सारे कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ हम लोग ने इसको कोर्स को पढ़ाया गया। इसको आप कोचिफाई पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और सारे सेशंस को वॉच आउट कर सकते हो गाइस। इंपॉर्टेंट है 1 by 1 देखना। इंग्लिश के अंदर ये सारे टॉपिक्स के अंदर मिक्स सेट ऑफ सेशंस को अपलोड किया जाएगा 10 सेट्स, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। 1 by 1 सेशन हम लोग प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ आपको ये जो एप्टीट्यूड के मिक्स्ड सेट है इसका टोटल टाइम देख सकते हो, इसको 1 by 1 देख लेना है। इसके पहले आपको ये जो सारे टॉपिक वाइज सेशन है इसको गो थ्रू कर लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये ट्रांसको में प्रूवन रह चुका है गाइस कोर्स। हम लोग रिपीटेडली ये नहीं बोलते जनरली, ठीक है, बट ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है। इसी के साथ आपको डीआई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन या फिर इसके अलावा भी जो हमारे पास नंबर सीरीज वगैरह क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम लोग इसके अंदर एडअप करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अगर आपने कॉन्ट्स का ये ऑलरेडी कोर्स आपने ज्वाइन करके रखा होगा तो उसके लिए भी मैं स्पेशल डिस्काउंट कूपन मेंशन कर देता हूँ गाइस। ठीक है, अगर नया एस्पिरेंट है इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो 299 में 1 साल के लिए कंप्लीटली। ठीक है, सारे रिकॉर्डेड सेशन है, 1 साल तक आप कितने भी बार देख सकते हो। और अगर आपने क्वांट्स का कोर्स ज्वाइन करके रखा होगा तो इस कूपन कोड को यूज कीजिएगा सो दैट आप इस कोर्स को सिर्फ 199 रुपीज में 1 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक चीज मैंने ऑलरेडी मेंशन किया गया, ठीक है, कि हमारा जो नॉन महाजन को हमने कोर्स रिलीज किया था, हालांकि काफी सारे एस्पिरेंट ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा था। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जनरेशन के कुछ सेशंस ऐड करेंगे प्लस 100+ क्वेश्चन का सेशन हमने ऐड करा दिया, पार्ट ए उसका हो चुका है, बाकी भी सेशन हम लोग ऐड करा देंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, इस सेशन से, इस कोर्स से आप देख सकते हो काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आपके ट्रांसको के एग्जामिनेशन में आए थे। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने मेंशन किया था यूजफुल फॉर महाट्रांसको एंड अदर एजी एग्जामिनेशन, तो ये प्रूवन रह चुका है। ठीक है, रिपीटेडली ये नहीं बोलना चाहूंगा, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको एग्जामिनेशन के लिए काम में आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ 299 रुपीज में कोर्स है गाइस, 40% डिस्काउंट पे आप सिर्फ जेनको 40 इस कूपन कोड को इस्तेमाल करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेक्निकल के लिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और नॉन टेक्निकल के लिए कोचिफाई के जो हमने कोर्स मेंशन किया था, दोनों भी एप्लीकेशंस आपके पास होना कंपलसरी और मस्ट है। ठीक है, जिससे आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो और काफ़ी ई बुक्स और बाकी कंटेंट भी आप यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट और नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको महाजन को AEJ दोनों के एग्जामिनेशन के लिए भी ये काम में आने वाला है। ओके, सो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज मेजर्ड इज। ठीक है, देखिएगा गाइस, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो है हमारा पीक वैल्यू में मेजर किया जाता है। अब ये तो फंडामेंटल JEE लेवल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें होता क्या है कि आपको रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या होता है और आर्क वोल्टेज हो गया, ये कॉन्सिक्वेंसेस के डेफिनेशंस भी आपको एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइस, अगर हम लोग रिकवरी वोल्टेज की बात किया जाता है, वो एक ऐसा वोल्टेज रहता है RMS वोल्टेज जो अपीयर होता है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस। ठीक है, जहाँ पे आफ्टर फाइनल आर्क एक्सटेंशन होता है ना, ठीक है, जब मान लो जब हमारा ब्रेकर ओपन हो जाता है तब वो जो वोल्टेज आता है उसको हम लोग कहते हैं रिकवरी वोल्टेज। ठीक है, रिकवरी वोल्टेज गाइस ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद में अगर हम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की बात की जाए तो ऐसा वोल्टेज जो अपीयर होता है ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट में एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन। ठीक है, आफ्टर द आर्क एक्सटेंशन वो होता है रिकवरी वोल्टेज, एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन वो होता है हमारा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। उसके बाद में आता है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, तो ऐसा इंस्टेंटेनियस रिकवरी वोल्टेज जो सेम इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन पे वो वोल्टेज अपीयर होता है, वो होता है हमारा आर्क एक्सटेंशन। आई होप काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने इसको समझ भी लिया होगा और ये मैंने ये कोर्स के अंदर डाल कर भी रखा है, इसको गो थ्रू कीजिएगा। समझाने का मतलब यही था कि आप छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ऐसे डेफिनेशन के माध्यम से क्वेश्चन बनता है और आपको स्किप नहीं होना चाहिए आपसे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आपके महाट्रांसको के एग्जामिनेशन में। रिपीटेडली मैं सेशन प्रिपेयर कर ये सेशन के अंदर क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ सो दैट आपकी इसकी प्रैक्टिस हो सके। अब देखिए गाइस, एक जनरेटिंग स्टेशन है जिसका मैक्सिमम डिमांड है 25 मेगावाट का, लोड फैक्टर भी बताया गया, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बताया गया और प्लांट यूज फैक्टर भी बताया गया। तो हमें रिजर्व कैपेसिटी पता करनी है प्लांट की। इसको हम लोग किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे ये मैं मेंशन कर देता हूँ। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज पता होना ज़रूरी है। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? ये रेशियो होता है एवरेज लोड अपॉन रेटेड प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास लोड फैक्टर का। ठीक है, लोड फैक्टर का रेशियो क्या होता है? एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। ये आपको फॉर्मूला के बेस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइस। और थर्ड होता है रिजर्व कैपेसिटी। हम लोग किस तरीके से निकालते हैं? तो जो प्लांट की कैपेसिटी रहती है, अगर हम लोग उसमें से मैक्सिमम डिमांड निकाल लेते तो हमारे पास कितना रिजर्व रहता है कैपेसिटी, वो हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिएगा, एवरेज लोड को हमें सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा गाइस। ठीक है, एवरेज लोड को किस तरीके से निकाल पाएंगे? एवरेज लोड विल बी इक्वल टू लोड फैक्टर जो रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग मैक्सिमम डिमांड करेंगे। देखिए, ये एवरेज लोड इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। एवरेज लोड निकालने के लिए लोड फैक्टर को हम लोग मैक्सिमम डिमांड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लोड फैक्टर कितना है हमारे पास में? 0.6 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिमांड कितना है हमारे पास? वो है हमारे पास 25 मेगावाट का, राइट। अब देखिएगा, काफ़ी सारे एस्पिरेंट 0.6 से इसको मल्टीप्लाई करते बैठते। 25 इंटू, ठीक है, क्या कर लेना है आपको? 3/5 मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, या जा 5 इंटू 3 15। इस तरीके से भी आप प्रपोज लगा सकते हो। 15 मेगावाट ही हो जाएगा हमारे पास एवरेज लोड। ये वैल्यू आ गई। लेट मी चेंज द कलर सो दैट कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, देन वी हैव अ रेटेड कैपेसिटी, ठीक है, विच इज एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, रेटेड कैपेसिटी हमें निकालना पड़ेगा। ओके, वो कितना हो जाए? एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ओके, इस फॉर्मूला से हमें लगेगा, इसलिए आपको सारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट पता होने चाहिए। ठीक है, रेटेड कैपेसिटी हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? वो कितना हो जाएगा हमारे पास? एवरेज लोड आया हमारे पास 15, ये तो हमने निकाल लिया यहाँ से, डिवाइड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर विच इज 50%। तो हम लोग यहाँ पे 0.5 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 30 मेगावाट। ये आ गया हमारे पास उसका रेटेड कैपेसिटी। रेटेड कैपेसिटीज में से अगर हम लोग हमारी मैक्सिमम डिमांड माइनस करते हैं, अब देखिए, ये एवरेज लोड निकालना हमें ज़रूरी था ताकि हम लोग रेटेड कैपेसिटी निकाल सके। ठीक है, रेटेड कैपेसिटी आई हमारे पास में 30 मेगावाट और मैक्सिमम डिमांड कितना हमारे पास में? 25 मेगावाट। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू कितना बना हुआ है हमारे पास? 5 मेगावाट। गाइस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। 5 मेगावाट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में। आपको मैं एक बार फिर से रिकमेंड करना चाहूँगा, इस एग्जामिनेशन में जो ट्रांसको की एग्जामिनेशन हुई थी रिसेंटली, 2 से 3 क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से पूछे गए थे, यही सेम सेशन से। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक मैंने दे के रखी है, इसको जाके वॉच आउट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एज अ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एनालॉगस टू द रिलेक्टेंस इन अ मैग्नेटिक सर्किट। जैसे कि रेजिस्टेंस रहते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट की अगर हम लोग बात किया जाए, ठीक है, मान लो फ्लक्स फ्लो है, तो इसको अपोज करने के लिए जो वैल्यू रहती है, जो प्रॉपर्टी रहती है, वो रहती है हमारे पास रिलक्टेंस। ठीक है, तो ये एनालॉजी रहती है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे रिलक्टेंस किस में एक्सप्रेस किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। तो रिलक्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पीयर टर्न्स पर वेबर। इसके लिए आपको ये चार्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए गाइस। ठीक है, जहाँ पे मैंने मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट का एनालॉजी जो है यहाँ पे मेंशन करके रखिए। अगर आप इसको अच्छी तरीके से गो थ्रू करोगे तो डेफिनेटली इसमें से एक ना क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, जैसे परमेबिलिटी का एनालॉगस क्या रहता है इलेक्ट्रिक सर्किट में? वो रहता है कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग सिग्मा से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सीमेन पर मीटर। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस रहता है हमारे पास में, ठीक है, रेजिस्टिविटी रहते हैं ओम मीटर्स में, पर नहीं ओम मीटर्स में। ठीक है, उस तरीके से रिलेक्टिविटी रहते हैं मीटर पर हेनरी में। ये सारे वैल्यूज हमने, जैसे वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव टेस्ला कहते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी हम लोग एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में हम लोग मेजर करते हैं। तो ये टेबल अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लीजिएगा, जेईई में एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द जीरो एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट वो होता है हमारा कांस्टेंट टैन, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वो होता है हमारे पास मेटल, जो कि हमारे पास कॉपर। अब देखिएगा, जो भी हमारे पास मेटल्स है, ठीक है,
जो भी हमारे पास मेटल है, ठीक है, तो वो प्योर मेटल जो रहता है, ठीक है, प्योर मेटल जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, वो हमारे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो भी हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पीटीसी। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, मान लो कार्बन हो गया, ठीक है, ठीक है, कार्बन हो गया, हमारे पास जर्मेनियम है, ये हमारे इंसुलेटर्स जो होते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहते हैं। अगर हमारे पास जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात किया जाए तो हमारे मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन ये हमारे जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट रहते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड फॉर इंपेडेंस मैचिंग। इंपेडेंस मैचिंग के लिए इसमें से कौन सा ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है, तो देखिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। अब देखिएगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसके अंदर आपको चीज़ें मैं मेंशन कर रहे थे, छोड़ दीजिए क्वेश्चन आपने तो देख लिया, यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन मेंशन कर दिया। एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए यहाँ पे कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर के जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, उसमें हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस कितना रहना चाहिए सी बी के लिए, सी ई के लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए, उसी के साथ आउटपुट रेजिस्टेंस का हाई होता है, इसके रेंजेस भी ध्यान में रख लीजिएगा। करंट गेन कितना रहता है, कॉमन इमिटर का हमारा हाई रहता है, ठीक है। वोल्टेज गेन कितना रहता है ये ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे जो फेज शिफ्ट होती है, ठीक है, वो हमारे पास कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इनपुट, तो हमें आउटपुट जो है 180 डिग्री फेज शिफ्टेड देखने को मिलता है। ये हो गया पाई और ये हो गया हमारे पास 2 पाई, ये है हमारे पास ये 2 पाई, ठीक है। बाकी कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में ये फेज शिफ्ट हमें देखने को भी नहीं मिलती। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आपको 2-3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट और फॉल्स, ठीक है। तो आपको एक एक स्टेटमेंट पढ़ के आपको यहाँ पे आंसर उसके अकॉर्डिंगली मार्क करने रहेंगे। ये आजकल का पैटर्न है आईबीपीएस जो पूछा है, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। जो नए एस्पिरेंट है उनको कंसिडर करते हुए पढ़ाने की कोशिश करोगे, जो हमारे पास रेगुलर जुड़े हुए उनको तो काफ़ी आसान ही लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये कंसिडर कर लेता हूँ मैं। एप्लीकेशन की बात किया जाए तो कॉमन बेस हमारे पास में हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में यूज़ किया जाता है, कॉमन इमिटर में हमारे ऑडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट में यूज़ किया जाता है, और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो इंपीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम विच elapses बिटवीन द इंस्टेंट व्हेन एक्चुएटिंग क्वांटिटी एक्सीड्स द पिकअप वैल्यू एंड द इंस्टेंट व्हेन द रिले कॉन्टैक्ट इज क्लोज्ड। ऐसा कौन सा टाइम जो बिटवीन इंस्टेंट व्हेन द एक्चुएटिंग क्वांटिटी एक्सीड्स द पिकअप वैल्यू। मान लो आपने एक रिले लगा के रखा जिसका एक्चुएटिंग, इसका जो पिकअप वैल्यू है 5 एम्पियर है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट बढ़ा, हम मान लो 10 एम्पियर हो गया, ठीक है, तो पिकअप वैल्यू को क्रॉस कर दिया गया। तो ऐसा टाइम, ठीक है, ऐसा इंस्टेंट जहाँ पे हमारे एक्चुएटिंग क्वांटिटी एक्सिड करते हैं पिकअप वैल्यू से, ठीक है, पिकअप वैल्यू से एक्सिड करते हैं, ठीक है, और जो इंस्टेंट जहाँ पे हमारा रिले कॉन्टैक्ट क्लोज होता है, जैसे रिले कॉन्टैक्ट क्लोज होता है, इस बीच का जो टाइम रहता है उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग टाइम गाइस, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकर टाइम, रीसेट टाइम, आर्क टाइम, ऐसा आंसर आप मार्क करके आ सकते हो गलती से, तो ये मार्क करके नहीं गाना है, इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग टाइम। अब देखिए ब्रेकर टाइम क्या होता है, फिर ब्रेकर टाइम ऐसा होता है कि जो रिले टाइम होता है बिटवीन टर्मिनेशन ऑफ द फॉल्ट एंड द फाइनल आर्क क्वेंचिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, और एग्जामिनेशन में पूछा था। एक 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो रन हो रही है 950 आरपीएम पे, और उसके रोटर कॉपर लॉस है 5 किलोवाट का। तो रोटर का इनपुट कितना रहेगा ये हमें पूछा गया, ठीक है। रोटर इनपुट का वैल्यू निकालना है। इसके लिए काफ़ी सिंपल है, P/PCU, इसलिए मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, ठीक है, P/G। ये अगर आप रेशियो ध्यान में रख लेते हो एग्जामिनेशन में, तो इससे आप हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है आप वैल्यूज निकाल सकते हो, अगर आपके पास प्रोवाइडेड स्लिप का वैल्यू पता है तो, ठीक है। Pin क्या होता है, ये होता है हमारा रोटर इनपुट, ये होता है रोटर इनपुट, या फिर हम लोग इसको कहते हैं एयर गैप पावर, ठीक है। एयर गैप पावर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉपर लॉस, ठीक है। जो कॉपर लॉस होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास में, रोटर कॉपर लॉस, राइट। देन हमारे पास में Pg। व्हाट इज Pg? Pg इज अ ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट, ठीक है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट, राइट। तो हमारे पास इसका जो रेशियो बनता है वो होता है हमारे पास 1
1 - s। ध्यान से समझिएगा इस, कई छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूज कराते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स बताए गए 6 पोल्स है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में फ्रीक्वेंसी वगैरह सारी बताई गई। अभी हमारे पास जो निकालना रहेगा, ठीक है, वो रहेगा हमारे पास स्लिप का वैल्यू, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड हम लोग निकाल पाएंगे NS = 120 × F / P, ठीक है। 120 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास में 50 हर्ट्ज है, राइट। देन नंबर ऑफ पोल्स एज गिवन एज 6, ठीक है। मैंने गलती से 4 लिख लिया, ऐसी ही गलतियां होती है एग्जामिनेशन में क्योंकि वी टेंड टू कंसिडर रेगुलर वैल्यूज, ओके। ये आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। 20 × 50 विल बी 1000 RPM, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में सिंक्रोनस स्पीड। अब हमारे पास में जो है 950 RPM का रोटर स्पीड है एक्चुअल, जिसको हम लोग NR कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना है, -950 करते तो हमारे पास 50 RPM का डिफरेंस है। 50 RPM का 1000 पे कितना वैल्यू रहेगा, ये स्लिप का ही फॉर्मूला रहता है। इसमें फार्मूलाज में जो है आपको वैल्यूज नहीं मेंशन कर रहे, तो जो स्लिप रहता है वो डिफरेंस रहता है हमारे रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड का, ठीक है, ओके। तो 50 / 1000 कितना इसका स्लिप का वैल्यू आ जाएगा। परसेंटेज में नहीं निकालना है, 0.05 डेसिमल में ही निकालना है आपको, ठीक है। 0.05 इसका स्लिप का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए गाइस, हमें पूछा क्या गया है, ठीक है, पूछा गया है, हमारे पास मेंशन किया गया है कॉपर लॉसेस, ठीक है। ये सेंट्रल वैल्यू बताई गई है, ठीक है, कॉपर लॉस बताया गया है। और हमें रोटर का इनपुट दैट मीन्स Pin हमें निकालना है। तो हम लोग रेशियो किस तरीके से निकालेंगे, Pin = PCU, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, Pin का रेशियो है 1/s, ठीक है। तो PCU हमारे पास निकालना है, ठीक है। तो Pin, अगर हम देखिए PCU हमारे पास गिवन है तो Pin निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपर लॉस कितना है हमारे पास में 5 / स्लिप का वैल्यू कितना है 0.05, ठीक है। इन सारे कैलकुलेशन को आप आसानी से सॉल्व करके देख लीजिएगा, यहाँ पे गलतियाँ हो जाती है। 100 किलोवाट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इस तरीके से ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितना इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हो क्विकली। देखिए यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो स्लिप के वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। आपने 6 पोल फटाफट निकाल लिया, 120 F/P, यहाँ से 1000 RPM का डिफरेंस कितना है, 950 और 1000 में 50 RPM का, तो 50 / 1000 0.05 ये आ गया हमारे पास स्लिप की वैल्यू, ठीक है। ये आ गया हमारे पास स्लिप का वैल्यू, ठीक है। स्लिप का वैल्यू आ गया तो हम लोग डायरेक्टली ये रेशियो अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आए तो हम लोग इस रेशियो से निकाल सकते हो आराम से वैल्यूज, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वाई पैरामीटर्स आर यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ। वाई पैरामीटर्स जो है हम लोग शॉर्ट सर्किट एनालिसिस के लिए भी यूज करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 2 पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स के ऊपर आपको क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, हालांकि वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हमारे कोर्सेज के अंदर, ठीक है। काफी कॉमन से क्वेश्चन थे हालांकि वो। ABCD पैरामीटर्स, T पैरामीटर्स हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स के लिए यूज करते हैं। Z पैरामीटर पर्टिकुलरली फॉर ओपन सर्किट एनालिसिस, Y फॉर शॉर्ट सर्किट एंड H पैरामीटर्स और फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब देखिए आपको जेनको में H पैरामीटर से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा मेरी बात। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केबल यूज फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन इज। देखिए हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए हम लोग गैस फील्ड केबल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। केबल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं। और कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि केबल्स का सेशन में डिफरेंट अलग से प्रोवाइड करा दूँ, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट 1-2 सेशन में भी वो सेशन कवर करा दूंगा, ठीक है। इसके साथ आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि बेल्टेड केबल, स्क्रीन केबल और प्रेशर केबल कौन से वोल्टेज लेवल तक यूज़ किए जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे बेल्टेड केबल अप टू 11 kV के लिए यूज़ किया जाता है। स्क्रीन केबल्स फ्रॉम 22 से लेकर 66 kV के बीच में यूज़ किया जाता है। प्रेशर केबल्स बियॉन्ड 66 kV के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इम्प्रेग्नेटेड पेपर। इम्प्रेग्नेटेड पेपर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना था। अभी एग्जामिनेशन में, रिसेंट के एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया था, माइका का, ठीक है। अभी इम्प्रेग्नेटेड पेपर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 400, राइट। 400 यूनिट क्या होता है, किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर में, किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, kV स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ऐसे ऑप्शन रह सकते हैं। तो ध्यान में रखिए कि यूनिट भी आपको अच्छी तरीके से ही नोट डाउन करके रखना होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस जो आपको आज के सेशन में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी बेहतरीन लगा होगा, ठीक है। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको पर्टिकुलरली सेपरेट टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना है नॉन टेक्निकल को, जैसे कि रीजनिंग, मराठी और कॉन्ट्स को, तो आप उसको भी ज्वाइन करके प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कॉन्ट का सेपरेट कोर्स, रीजनिंग का और मराठी का सिर्फ 99 रुपीज़ में 1 साल के लिए हमने प्रोवाइड करके रखा है। इसके लिए आपको कोचिफाई का ऐप डाउनलोड करके रखना होगा।
होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेंशन कीजिएगा, मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करता हूँ आपके हर एक वैल्यूएबल कमेंट। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि गाइस मैं वहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट डिस्कशन और आपके साथ इंटरेक्शन करते रहता हूँ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।